हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 10। इससे पहले ऑलरेडी हमने 9 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है 2025 में चर्चा में रहा थेटू द्वीप कहाँ स्थित है। विकल्प में है हिंद महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा दक्षिण चीन सागर। याद रखिए 2025 में चर्चा में रहा थेटू द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ये चर्चा में क्यों आया, चर्चा में क्यों रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2025 में दक्षिण चीन सागर में स्थित थीतू द्वीप फिलीपींस और चीन के मध्य हुई समुद्री झड़प के कारण ये चर्चा में आया था। ठीक है, यहाँ से सवाल बन सकता है क्योंकि चर्चा में है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प में है 4 नवंबर, 4 अक्टूबर, 4 सितंबर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 4 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखिए कि 4 अक्टूबर को 100वां विश्व पशु दिवस मनाया गया था और इसका थीम था पशु बचाओ ग्रह बचाओ। ठीक है, पशु बचाओ ग्रह बचाओ, ये 2026 की थीम थी। ठीक है, वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को, और 2026 की थीम क्या है, पशु बचाओ ग्रह बचाओ। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जिसे शॉर्ट में IUCN कहते हैं, का स्थापना कब हुई थी। विकल्प में है 1948, 1945, 1972, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा 1948। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की स्थापना 1948 में हुई थी और इसकी राजधानी, इसकी मुख्यालय IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है IUCN का मुख्यालय। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां सदस्य देश बना है तुवालू। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा तुवालू एक छोटा सा देश है तुवालू। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बन गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है उदयपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है। विकल्प में है कटिहार, जमुई, पश्चिम चंपारण, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका पश्चिम चंपारण। याद रखिएगा उदयपुर झील बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, वहीं बात करें कटिहार के बारे में, तो कटिहार में आप देखेंगे तो यहाँ पे गोगा बिल झील स्थित है। ठीक है, गोगा बिल झील कहाँ स्थित है, कटिहार जिले में स्थित है। जबकि जमुई में आप देखेंगे तो यहाँ पे दो पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, एक नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य, और ये दोनों रामसर स्थल में शामिल है। वैसे बात करें उदयपुर झील भी और गोगा बिल झील भी, ये दोनों भी देखेंगे तो रामसर स्थल में शामिल है। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ से जमुई वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नागी और एक ये है नकटी। ठीक है, ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य हैं और इन दोनों को 2024 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, जबकि उदयपुर झील को 2025 में शामिल किया गया था। ठीक है, और कटिहार में एक है आपका गोगा बिल झील, उसे भी 2025 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, एक और बच रहा है आपका, वो भी याद रख लीजिए। ठीक है, उदयपुर झील हो गया, गोकुल झील हो गया, और एक है आपका गोगा बिल झील। ठीक है, तो गोकुल जलाशय भी आप देखेंगे तो 2025 में ही रामसर स्थल में शामिल किया गया था। गोकुल जलाशय जो कि कहाँ पर है, ये है आपका बक्सर जिला में, बिहार के बक्सर जिला में। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है। भारत का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है। आज तक आप लोग भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड पढ़ रहे थे, ठीक है, जो कि चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील कहेंगे या फिर आप कह सकते हैं ये सुंदरवन वेटलैंड कहेंगे आप। ठीक है, चिल्का झील नहीं, ऐसे कहिए सुंदरवन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, सुंदरवन वेटलैंड है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। लेकिन बताना है भारत का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, खींचन वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, हरिके बैराज, या एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए भारत का सबसे छोटा वेटलैंड रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। वहीं बात करें हरिके बैराज के बारे में तो ये भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है या फिर भारत का प्रथम कृत्रिम वेटलैंड है हरिके बैराज। वहीं बात करें खीचन वेटलैंड के बारे में तो याद रखिएगा खीचन वेटलैंड साइट जो है ये राजस्थान में स्थित है और इसे भी 2025 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को याद रखते हुए चलिएगा। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताना है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पूर्वी चंपारण, शिवहर, पटना, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिए बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, वहीं बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? बताना जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पांचवा, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका तीसरा। याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। ठीक है, याद रखना है जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है विश्व शांति स्तूप बिहार के किस जिला में स्थित है? विकल्प में है गया जी, नालंदा, वैशाली, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा डी विकल्प। याद रखिए विश्व शांति स्तूप बिहार के नालंदा और वैशाली इन दोनों जिलों में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है बिहार के उत्तर पश्चिम जोन में कितना जिला शामिल है? बताना है बिहार के उत्तर पश्चिम जोन में कितना जिला शामिल है? विकल्प में है 13 जिला, 8 जिला, 6 जिला या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसा कि पिछला सेट में हमने बताया था कि बिहार में कृषि के दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जबकि दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे समझिए अगर इस बिहार को हम 4 भागों में विभाजित करें तो ये हो जाएगा आपका जोन 1 और ये कहलाएगा आपका जोन 2। ठीक है, और ये है आपका जोन 3 का बी और ये कहलाएगा आपका जोन 3 का ए। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए आसान रहेगा। और यहाँ पे राज्यों का नाम याद रखिए, जिलों का नाम याद रखिए कितने जिले शामिल हैं। तो जोन 1 में 13 जिला शामिल है, जबकि जोन 2 में आप देखेंगे तो 8 जिला शामिल है, जोन 3 का ए में 6 जिला शामिल है और जोन 3 के बी में 11 जिले शामिल हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक देखेंगे किस जोन में जिले हैं तो जोन 1 में है। सवाल यही पूछा गया था कि बिहार के उत्तर पश्चिम जोन में कितना जिला शामिल है, तो याद रखिए ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा उत्तर पश्चिम जोन। ठीक है, इसमें कितने जिले शामिल हैं तो इसमें 13 जिले शामिल हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी पठारी नदियां हैं? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पठारी नदियां हैं? सोन, कोसी, महानंदा, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए। सोन नदी एक पठारी नदी है, जबकि कोसी और महानंदा ये दोनों नदी आप देखेंगे तो ये कैसी नदियां हैं? ये हिमालयी नदियां हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं इसलिए से हिमालयी नदी कहते हैं, जबकि कोसी और महानंदा ये सोन आपका जो है क्या है ये पठारी नदियाँ, क्योंकि ये पठार से निकलती हैं, मध्य भारत से निकलती हैं। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे सोन नदी जो है एक पठारी नदी है। पठारी नदी में हम कह सकते हैं कि दक्षिण से आने वाली नदियाँ जितनी भी हैं, जैसे अगर ये आपका बिहार है तो इधर से आने वाली जितनी नदियाँ हैं सभी पठारी नदियाँ कहलाती हैं, जबकि इधर से आने नदियाँ जो भी हैं वो क्या कहलाएंगी? हिमालयी नदी कहलाएंगी। ठीक है, तो उत्तर से या फिर कह सकते हैं हिमालय से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। जबकि पठारी क्षेत्र से आने वाली नदियाँ या फिर दक्षिण की तरफ से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो क्रम से भी याद रख सकते हैं, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, ठीक है, निरंजना है, या इसी को फल्गु भी कह सकते हैं आगे जा करके। इसके बाद फिर क्यूल है, अजय है। ठीक है, तो ये सब नदियाँ पठारी नदियाँ हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर ए। ठीक है, ए कौन सी नदी है? पठारी नदियाँ हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग भू उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है? बताना है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग भू उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है। ठीक है, 93%, 83%, 90%, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए 93%। याद रखिएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93% भाग का ही भू उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है, बाकी का उपलब्ध क्यों नहीं है? तो याद रखिएगा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि अब देखेंगे तो पूर्वोत्तर प्रांतों में, खासकर असम को छोड़ करके बाकी जितने प्रांत हैं इनके सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर वाला कुछ क्षेत्र ऐसा है जो कि पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्र में है, उसका भी भूमि का अभी तक कुछ सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। तो कह सकते हैं यहाँ से कि 7% जो है इसका भू उपयोग आंकड़ा भारत के पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। कितना में से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से कह सकते हैं कि 7% भूमि का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि उसका उपयोग कैसे हो रहा है, ठीक है। और बंजर भूमि में है या फिर उसका कृषि क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि है या भी नहीं है, तो उसका मतलब कि डेटा उपलब्ध है ही नहीं है, ठीक है। उस भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे याद रखिएगा एनसीईआरटी का लाइन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93% भाग भू उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है, लेकिन 7% उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमने बता दिया, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं जहाँ पे उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है अभी तक, और जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र है ऐसा जो कि पाकिस्तान और चीन से अधिकृत क्षेत्र में है, तो उसका भी अभी तक सर्वेक्षण हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बंजर भूमि में किसे शामिल किया जाता है? विकल्प में है मरुस्थलीय भूमि, पथरीली भूमि, बर्फ से ढकी भूमि, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए, बंजर भूमि में मरुस्थलीय भूमि, पथरीली भूमि, बर्फ से ढकी भूमि, या फिर जो अधिक क्षारीय या लवणीय भूमि हो जाती है उसे भी बंजर भूमि में ही शामिल किया जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। बंजर भूमि किसे कहते हैं? तो जिस जमीन पर खेती करना संभव नहीं है उसे बंजर भूमि कहते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकरण की शिकार है? बताना है भारत में लगभग कितनी भूमि है जो कि निम्नीकरण का शिकार है। 10 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 15 करोड़ हेक्टेयर, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही डेटा है इसका 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है भारत के पास, लगभग अब देखेंगे तो ये निम्नीकरण की भूमि है, ठीक है, जिस पर कोई भी यहाँ पे कह सकते खेती बाड़ी नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है? विकल्प में है केला, गन्ना, कपास, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है। तो देखिए केला और गन्ना ये दोनों क्या है, रोपण कृषि का उदाहरण है, जबकि कपास अब देखेंगे तो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी विकल्प। याद रखिए, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, ठीक है ना। क्या याद रखना है कि भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में झूम कृषि को दीपा के नाम से जानते हैं? बताना है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में झूम कृषि को दीपा के नाम से जानते हैं। विकल्प में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी विकल्प, एक से अधिक। याद रखिएगा, भारत के छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को दीपा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही क्या सही होगा, डी सही हो जाएगा। जबकि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से जानते हैं झूम कृषि को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, स्थानों और वहाँ स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है, मतलब कि बताना है कौन सा युग्म सही है, ठीक है। यहाँ पे 3 विकल्प दिया हुआ है। भोपाल, यहाँ पे हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, विशाखापट्टनम में स्टील इस्पात का उद्योग है, और बोई गांव में पेट्रोकेमिकल्स है। एक से अधिक सही है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, यहाँ पे भोपाल में है हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये सही है। विशाखापट्टनम में स्थित है स्टील इस्पात का उद्योग, ये भी सही है। और बोई गांव में पेट्रोकेमिकल्स भी है, ये भी सही है। अर्थात यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा सही, तीनों सही है यहाँ पे, ठीक है। ये सवाल तैयारी शायद 2 में पूछा गया है, क्लास 9 to 10 में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अटल सुरंग कितनी लंबी है? बताना है अटल सुरंग कितनी लंबी है। 8 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है अटल सुरंग की कितनी लंबाई है, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। इसके बारे में याद रखिए कि इस सुरंग का निर्माण किया था BRO अर्थात सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है।
ये भी याद रख सकते हैं, इस सुरंग का पूर्व में नाम रोहतांग सुरंग था। ठीक है, 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में से शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिए पूरा लाइन कि 26 मई 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। इस सुरंग का पुराना जो नाम था या पूर्व जो नाम था रोहतांग सुरंग था। ठीक है, बाद में इसे अटल सुरंग के नाम से परिवर्तित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है? बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सी सतत विकास की विशेषता है। तो आप देखेंगे पढ़ करके तो विकल्प पर सी सही होगा यहाँ पे। आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन। ठीक है, ये सतत विकास की विशेषता होती है। और ये भी याद रखिएगा, ये इसका जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, किस सम्मेलन से आया था, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 ईस्वी में अपना एक रिपोर्ट पेश किया था, हमारा साझा भविष्य। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। इसी आयोग ने सतत विकास की अवधारणा को विकसित किया था। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक है, कौन है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा सवाल है, बताना है कि भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। याद रखिए, भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, ये भी याद रखिए, राजस्थान शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ठीक है, शीशा और जस्ता दोनों का। भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण किन राज्यों में है? बताना है, अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण किन राज्यों में है? विकल्प में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका डी विकल्प। याद रखिए, अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है कहाँ पे? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ महाराष्ट्र भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण किन राज्यों में हुई है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए खनन के कारण भूमि निम्नीकरण किन राज्यों में हुआ है, तो याद रखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। ठीक है, वहीं एक सवाल और पूछा जाता है कि अधिक सिंचाई के कारण किन राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, अति पशुचारण वाला, अधिक सिंचाई के कारण और एक खनन के कारण। ठीक है, 3 राज्यों का नाम याद रखिए। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।